साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए आज हम स्क्रीन पे आपको तमाम यूपीपी से संबंधित जानकारियों को आपको बता दें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति संख्या दी गई है, 23 दिसंबर को जारी किया गया। इसमें हम देखते हैं पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत रिक्त पदों के भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट हो गया कि पेमेंट जो है आपका ये रहेगा इतना। ठीक है, बाकी पे ग्रेड और अन्य अलाउंसेस जो मिल करके तमाम जो है चीज़ें मिलती हैं, लगभग 28 वगैरह तक हमें लगता है कि आपका पेमेंट रहेगा। तो यहाँ तक जो है आपका उसके लिए जो है पद निकाला गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अनारक्षित जो पद हैं, अनारक्षित जो पद हैं हम देख रहे हैं कि मतलब कि जनरल कैटेगरी कह सकते हैं, उनके लिए पदों की संख्या जो है 24,102 पद दिए गए हैं। कुल 24,102 पद ये वाला। दूसरा बात करते हैं EWS का जो व्यवस्था किया गया है 6,024 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पोस्ट है। फिर अनुसूचित जाति के लिए 12,650 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट है। कुल मिलाकर के इस तरह से पदों की संख्या हो जाती है 60,244 पद। इतने पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,244 पोस्टों के लिए आवेदन जारी किया है। ये बच्चों में बता दूं आप लोगों को कि ये बहुत ही अच्छा मौका है और इतनी बड़ी वैकेंसी देना बहुत ही बड़ी बात होती है। फ़िलहाल हम देखते हैं कि 60,244 पोस्ट निकाले गए हैं और इसका आवेदन जो शुरू होगा आप देख रहे हैं यहाँ पर 27/12 से शुरू हो जाएगा, 27 दिसंबर से, और 16 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसमें हम देखते हैं कि संशोधन करने की भी 2 दिन की समय दी गई है, 18 तारीख तक रहेगा। ठीक है, 18 जनवरी तक। जो फीस लगना है, शुल्क जो लगना है बच्चे, ये देखिए आप लोग, शुल्क ये जो लगना है 400 रुपये लगने हैं। कितना? 400 रुपये आपके शुल्क लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम आपको बता दें 400 रुपये शुल्क फॉर्म भरने का लगा है। अर्हताएँ जो योग्यता होनी चाहिए आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, भारत का नागरिक हो, ये सब चीज़ें दिया गया है, मतलब आप इंडियन हो। ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात की गई है, भारतीयता की बात की गई है, तो ये आप सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है अर्हताएँ। ठीक है, तो ये आप अगर भारतीय है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, शैक्षिक अर्हता की बात होती है तो बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि सर शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मैं बता दूं बच्चे आप लोगों को कि इसमें शैक्षिक अर्हता जो है वो कितना होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। क्या है? 12 पास होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होने चाहिए। ये अगर आप पास हैं और आपने 18 साल है ना 1 जुलाई को कर लिया है, 1 जुलाई 2023 को अगर आपने 18 साल पूरा कर लिया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये योग्यता दिया गया है, शैक्षिक अर्हता रखा गया है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, देखिए इसमें जो आपका शैक्षिक अर्हता मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, टिप्पणी भी यहाँ कुछ दिया गया है, तो जो लोग अपीयरिंग हैं उसको भी बता दूँ, अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अपीयरिंग वाले जो इंटर में हैं मतलब 12 में है अब की बार, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और ये कहा गया अधिमानी अर्हताएँ, इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने क्या किया है, आपका O लेवल किया है। क्या किया है? O लेवल किया है। अगर कहीं O लेवल की सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको उसमें अधिमानी अर्हताएँ दिए जाएंगी। या फिर आपने NCC किया हो
2 साल के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी बी प्रमाण पत्र हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष क्या किया हो, आपने काम किया हो। तो ये जो है ओ लेवल एनसीसी या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेना में रहे हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है आपको वेटेज मिलता है। बात करते हैं एज की। तो एज देखिए प्यारे बच्चों, जो एज एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को आप देख रहे हैं ना, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कितना? 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना, 1 जुलाई 2023 को आप देख रहे होंगे इसमें। तो 1 जुलाई को क्या होना चाहिए आपका, 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात कि उसका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। मतलब 2001 से लेकर के 2005 के बीच जन्म होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर तो एज एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अब 18 से 22 साल बॉयज़ के लिए ये बताया गया है, लड़कों के लिए बताया गया है। लड़कों के लिए कितना है, 18 से 22 साल तक अगर कोई है बच्चा तो वो अप्लाई कर सकता है। आगे हम बात करते हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए, गर्ल्स के लिए देखिए, गर्ल्स के लिए जो बात कहा गया है यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और वह जो है 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर ली हो और 25 साल तक अप्लाई कर सकती है। मतलब वो 25 साल तक है तो लड़की अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अभी हम वेटेज की बात नहीं कर रहे हैं, छूट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बच्चे लड़कियों के लिए। देखिए 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए क्या किया गया है, 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोग अपना अपना निकाल लीजिए और देख लीजिए कि किस तरह से हमारा, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ लड़की का 1998 के पहले की है तो अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती है ना। यदि उसके पहले की है तो वेटेज आप देख करके वेटेज वाला फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले का मतलब 5 साल का वेटेज दिया गया है। जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं उनको 5 साल का वेटेज दिया गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि महिला अभ्यर्थी को भी, है ना, ये वेटेज दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं कि चरित्र, है ना, ये सारा चीज़ दिया गया है। नियुक्ति पदाधिकारी इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। वैवाहिक परिस्थिति दिया गया है कि मतलब अगर आपके पास कोई किसी स्टूडेंट्स ने शादी किया है, किसी बच्चे ने शादी किया है, अगर वो दो बच्चे उनकी 2 औरतें हैं या फिर आपका ऐसा कोई मामला है कि जो कोर्ट में चल रहा हो, तो आपको जो है ऐसे में सफल उम्मीदवार अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो यहाँ देखिए नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुषों से विवाह किया हो जो उसके पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। यहाँ भी दिया गया। चलिए बात करते हैं आगे स्वास्थ्य की बात, शारीरिक स्वास्थ्यता के बारे में। यहाँ पर दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्यता के बारे में, ठीक है, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो तो वही अप्लाई कर सकता है। भर्ती की प्रक्रिया दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया में आपको प्यारे बच्चों में दिखा दूँ, आपको लिखित परीक्षा होगा। ये देखिए लिखित परीक्षा की बात की गई है। लिखित परीक्षा होगा और कितने अंकों का लिखित परीक्षा जो होगा 300 अंकों का होगा। ये 300 अंकों का यूपीपी का मैंने बहुत पहले एक बार सिलेबस दिया था, 300 अंकों का होगा। मतलब कि टोटल आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो आप देखेंगे तो इसमें कुल यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो 301 प्रश्न जो होंगे 2 नंबर के होंगे। कहने का मतलब 150 गुणे 2 करेंगे तो आपका 300 नंबर का टोटल हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, चीज़ें हम स्पष्ट आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए लिखित परीक्षा, ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने? 300 अंकों की, जिसकी मैं एकदम बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एकदम पूरी तरह से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि
2 घंटे की होगी। यहाँ पर दिया है ना, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी, यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें 4 चीज़ें हैं। सामान्य ज्ञान, ये देखिए सामान्य ज्ञान, यहाँ पर सामान्य ज्ञान, फिर सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये होगा आपका पेपर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गलत प्रश्न के लिए भी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। यहाँ देखिए 0.45 ये दिया गया है, ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। तो 1/4 बच्चों, अगर आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न 2 नंबर का है तो उसका 0.5 जो है आप देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे में 1/4 होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/4 होगा, है ना। तो ऐसे में आप गलत प्रश्न करने से बचिएगा। 1/4 है, फिर भी जहाँ तक प्रयास हो कि सही क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। आपका जो पेपर होगा बच्चों, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसके साथ साथ आपको OMR बेस्ड होगा। कैसा होगा, OMR बेस्ड पे होगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा OMR बेस्ड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है पेपर ये। ठीक है, ये आप लोग बहुत ज़रूरी है, जानते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें इसमें बताया गया है। अभी हमने शारीरिक योग्यता के बारे में नहीं बताया है कि शारीरिक योग्यता कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इतना चीज़ देख लीजिए कि हमने एज एकदम क्लियर कर दिया है। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि एज कितना होना चाहिए, तो एज 18 से 22, अगर उससे ज़्यादा है तो वो वेटेज ले सकते हैं। क्लियर एकदम बात बता दे रहे हैं। गर्ल्स के लिए भी वही है कि अगर 18 और उनके लिए 25 साल किया गया है, अगर वो जो है वेटेज लेना चाहती है तो वो भी ले सकते हैं, वेटेज उनको भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। और इसको मैं वेटेज की बात आपको नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से उनको वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए वेटेज, वर्टिकल आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पर दिया है अनुसूचित जाति प्रतिशत 21% लोग। ठीक है, अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष तक। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लोग 5 वर्ष। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ भी देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग उनके लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से। और क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स हैं और महिला, इनके लिए जो है कोई उस तरह से प्रावधान नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की बात की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी रिजर्वेशन मतलब आयु में छूट चाहते हैं, अगर वो OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो वो 5 वर्ष तक का छूट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि सर जो है क्या होगा जो है अगर हमारा एज ज़्यादा है, तमाम चीज़ें ये है। तो आपको मैं बता दूं कि आप ये जो है वेटेज ले करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है कि एज कितनी होनी चाहिए, 12 पास होना चाहिए, ये भी बता दिया है। भारत के नागरिक होना चाहिए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी नागरिक होने चाहिए तो अच्छी बात है। और भारत के कहीं के भी नागरिक है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें UPP के लिए है। अब हम सिलेबस के बारे में अभी कितने प्रश्न हैं वो हमने वीडियो नहीं बनाया है, इसका वीडियो मैं जल्द ही बना करके अपलोड करता हूँ। तब तक आप लोग इतना देख लीजिए, आगे की जो भी जानकारी होगी मैं मतलब आगे जानकारी देनी ही है और इसको मैं जल्द ही आप लोगों को उसका भी वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।